गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम बैक। आप पहले का फर्स्ट तो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। ये बताया गया आगे प्रोफेशनल एटिकेट्स जो अपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 8। फर्स्ट इज दैट की प्रोफेशनल एटिकेट का मतलब क्या होता है, अपने कैसे बिहेव करते हैं दूसरों के सामने। ये सीएस ही नहीं है, ये तो नॉर्मल मतलब डेली लाइफ में भी अगर आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हो उसमें आपको तरीका आना चाहिए कैसे आप दूसरों से बात करते हो, कैसे आप दूसरों को अपना बात रख सकते हो, कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने बातों से। प्रोफेशनल एटिकेट सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक प्रॉपर कोई भी बिजनेसमैन, कोई कंपनी सेक्रेटरी, सीए, सीएस, सीएमए, ये सब में होना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान में भी इतना एटिकेट्स होना चाहिए कैसे वो बिहेव करे दूसरों के प्रति। इसके रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फर्स्ट है कि एटिकेट, प्रोफेशनल एटिकेट। प्रोफेशनल मतलब अपनी जो सीएस प्रोफेशन चूज कर रहे हैं उसमें उसका एटिकेट क्या कैसे होगा। एटिकेट का मतलब क्या होता है, फाइन आर्ट ऑफ बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कैसे आप दूसरों के सामने बिहेव करते हो। ये एक ब्रांच ऑफ डेकोरम है एंड सोशल बिहेवियर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर बिजनेस सिनेरियो। बिजनेस सिनेरियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको प्रोफेशनल एटिकेट इतना होना चाहिए। आप अगर कोई भी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो ना तो उसमें भी आपका प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि प्रॉपरली बिजनेस इंटरेक्शन हो। और फिर आपको प्रॉपरली मैच्योरली सब चीज़ हैंडल करना चाहिए, कंपनी के सामने भी और कोर्ट के सामने भी। से फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं कि एक इंटरव्यू चल रहा है, उसमें दो पर्सन है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर वाई के पास नॉलेज बहुत है पर वो बहुत नर्वस है, पर मिस्टर एक्स के पास नॉलेज ओके है एंड उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है और उसमें इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत है। तो दोनों गए इंटरव्यू में, क्वेश्चन सवाल नॉर्मली पूछा गया। तो मिस्टर वाई जो इतना समझदार था, जिसके पास इतना नॉलेज था एंड ही हैड नॉट बीन प्रॉपरली बिहेव्ड और ही गॉट नर्वस एंड कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर एंड वही मिस्टर एक्स को सवाल पूछा गया पर वो कॉन्फिडेंटली डील किया, तो उसको फर्स्ट में ही एंट्री मिल गई थी वो जॉब में। तो यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा छोटा चीज़ बहुत मैटर करता है अपने लाइफ में भी, कैसे अपने बिहेव करें। तो अपना ये एक है ड्रेसिंग एटिकेट है। जैसे ये एटिकेट्स में बहुत सारे सब डिवीजन है, मैंने लिख दिया है अपनी बुक में। तो क्या है, 2-3 पेजेस में है, मैंने सब कीवर्ड्स लिख दिया है। आप यही बस कीवर्ड्स देख लोगे तो नेसेसरी नहीं है, ये बहुत इजी है, अपनी जनरल नॉलेज है। पर फिर भी मैं इसमें वीडियो बनाई हूँ ताकि आपको ये सब जब इतना शॉर्ट में आपको, मैं हर बार यही वीडियो में बोलती हूँ, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, एग्जाम के एक दिन पहले, तो आप ऐसे शॉर्ट में लिख दोगे तो आपको ईजिली सब समझ में आ जाएगा। ड्रेसिंग एटिकेट, ये तो लड़कियों का तो क्या क्या ही बोलना। लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे अपने को प्रॉपरली प्रेजेंट करना है दूसरों के मतलब सबके सामने। जैसे कि कोट हुआ या फिर कोई क्लाइंट के सामने हुआ, उनको साड़ी पहनना चाहिए या फिर नॉर्मल सूट। जैसे अपना ये है ब्लू कोट है, अपना खुद का एक आईसीएसआई का मेंबर का ये ड्रेसिंग एटिकेट्स ड्रेसिंग फोरम दिया गया है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना गया है वो अपने आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मेन या वुमेन दोनों को प्रॉपरली नीट एंड फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए। अगर लड़के हैं तो टाई एक कॉम्प्लीमेंट होता है उनके लिए। उनका नील्स मतलब प्रॉपरली कट होना चाहिए, शूज़ पॉलिश होना चाहिए और कंफर्टेबल ड्रेस पहनो। ऐसे नहीं अगर आपकी ड्रेस वो कंफर्टेबल नहीं हो तो आपका डाइवर्जन जाता है। तो जो है मतलब प्रॉपर एक अच्छा एटिकेट होने से, एक प्रॉपरली ड्रेसिंग सेंस होने से वो सामने वाले को थोड़ा जल्दी, ये बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस कर दे कि हाँ एक प्रॉपर अच्छा एटिकेट होना है, मतलब ये एक प्रॉपर है, इसमें ये डाला गया है ड्रेसिंग एटिकेट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैटर करता है कैसे अपनी डील करते हैं। हैंडशेक एटिकेट, अपने को फर्स्ट राइट हैंड से हैंडशेक स्टार्ट करना है और अपने को अच्छे से हैंडशेक करना है। ऐसे नहीं कि वो इंसान का अंगुली तोड़ जाए, मरोड़ जाए। और जब आप हैंडशेक करती हो मतलब एक आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, बस 2 to 3 टाइम शेक होना चाहिए। और आप जैसे वॉइस रेज करती हो वो प्रॉपरली मतलब एज ए इंट्रोडक्शन, हेलो, हाउ आर यू, ऐसे नॉर्मल। फिर है कम्युनिकेशन एटिकेट। कम्युनिकेशन एटिकेट का मतलब अपनी कितना, से फॉर एग्जाम्पल आप ओवर टेलीफोन हो, आपका कॉल आया, तो ऐसे नहीं कि वो इंसान के साथ हाँ हेलो क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे नहीं, प्रॉपरली स्पीक पोलाइटली। और फिर है कि पहले जब दूसरों का बात सुनो, लिसनर, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, एटिकेट टिप्स में भी था, लर्न टू लिसन। इसका मतलब हम लोग को पहले सुनना चाहिए, जो इंसान कॉल किया है वो बोल रहा है पहले उसको सुनो, फिर जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ।
तो इसमें यही है कि हम लोग को पोलाइटली बोलना चाहिए, हम लोग को जब वो दूसरा वाला बात खत्म करते फिर ही अपने को स्टार्ट करना चाहिए बोलना। और अपना कॉन्वर्सेशन इतना लंबा चौड़ा बढ़ा, आज किसी के पास टाइम नहीं है आप लोगों का पूरा लंबा कॉन्वर्सेशन सुनने का। एकदम शॉर्ट और क्रिस्प रखो जिसमें सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाए, ताकि वो अच्छे से सुनेगा वो बात को। अगर आप से फॉर एग्जांपल अभी इतना लंबा टॉक कर दिए, एग्जैगरेट करके बोल दिए, तो उसके दिमाग में क्या साइट आएगा फर्स्ट कि नहीं ये तो बकवास बकवास बातें करते हैं, इतना कोई नीड नहीं है। तो जितना नीड है, जितना ज़रूरत है, अपनी कॉन्वर्सेशन को हमेशा शॉर्ट और क्रिस्प रखो। ग्रीट करो जब भी फ़ोन स्टार्ट और एंड होता है, ये जनरल नॉर्मल एटिकेट है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टार्ट होना चाहिए हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। जब फ़ोन रखते हो तो थैंक यू या बाय। इतना नॉर्मल एटिकेट है ये, हर नॉर्मल ना ही सी ए में, एक नॉर्मल इंसान में भी इतना एटिकेट होना चाहिए। फिर एक ही वन हैंड डिस्टेंस, अगर आप फिजिकली हो तो एक हाथ का डिस्टेंस आप मतलब रख के आपको बात करना है। वैसा अब ठीक है, सबका अपना अपना है, पर ये सब जो है ये आपकी बुक में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने सिर्फ जॉट डाउन किए 5 to 6 पॉइंट्स, क्योंकि अपना मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली इस पे क्वेश्चन बनेगा तो 5 या 6 मार्क का ही बनेगा। फिर इनविटेशन एटिकेट, अगर आपको किसी ने डिनर पे इनवाइट किया है, लंच या ब्रेकफास्ट पे, तो आपको सपोज से फॉर एग्जांपल एक कॉल आया तो आपको रिप्लाई देना है वो होस्ट को, ताकि वो अरेंजमेंट करे। फिर जब आप ख़त्म हो जाए मतलब डिनर, फिर आपको थैंक्स बोलना है लीव होते ही। फिर अराइव प्रॉम्प्टली, वो बेचारा एक आपको इनवाइट किया, उसमें अगर आप लेट आओगे, ये बहुत गलत एटिकेट है, ये बहुत बैड इंप्रेशन लगता है किसी कभी भी कोई भी काम में, डिनर एटिकेट हुआ या कोई भी काम में, हमेशा टाइमली आना चाहिए। लेट कभी भी नहीं, कभी भी लेट नहीं, ना जल्दी आओ ना लेट आओ, ज़्यादा जल्दी भी नहीं है ज़्यादा लेट भी नहीं है। और अगर सही फॉर एग्जांपल जो आपको इनवाइट किया है कोई भी पर्सन या आपके बॉस इनवाइट किए हैं, तो जब तक वो नहीं आए तो आप दूसरों के साथ बात करो, मिंगल हो। और एक और चीज़ है इसमें कि है ना, ये अपने को ऐसे नहीं है कि अपने पहले ही आ गए, मतलब ये इतना लेट आए और अपने ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपने चुपचाप बैठे हैं, ऐसा नहीं। दूसरों के साथ मिंगल हो, का कॉन्वर्सेशन करो, इंटरेक्शन करो प्रॉपरली, ये सब गुड एटिकेट्स होता है। फिर एक ही डाइनिंग एटिकेट, वेट अंटिल द होस्ट गिव्स अ सिग्नल, जब तक होस्ट सिग्नल नहीं देता, ठीक है, मतलब खाना पीना स्टार्ट मत करो। फिर एक ही फॉक और नाइफ ऐसे ऐसे दूसरों को पॉइंट करते हुए तो एकदम भी नहीं करना चाहिए, और ढंग से ही च्यू करना चाहिए। तो नॉर्मल एटिकेट्स आपको भी पता होगा। अलाउ द गेस्ट टू, एक गेस्ट को अलाउ करो कि वो सिलेक्ट करे क्या मतलब क्या भी मील होगा आपका। फिर है इनविटेशन, इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन वाइल द फूड ऑर्डर, जब तक खाना ऑर्डर नहीं होता तब तक आप बातें बातें करो। ये सब नॉर्मल एटिकेट्स है, जनरल है, ये पता होना चाहिए। एंड ये इस पे क्वेश्चंस आता है, अपने को लगता है ये नॉर्मल है नहीं देखना है, पर इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप बस ये इतने पॉइंट गो थ्रू कर लोगे ना, हो जाएगा आपका। फिर अपने आगे बढ़ते हैं, मैंने शायद एडुकेसी टिप्स तो आगे बढ़ा दिया था, अपने आगे बढ़ते हैं। ये प्लीडिंग वाला पार्ट है, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग, ये अपने चैप्टर में आएगा, प्लीडिंग वाले चैप्टर में आएगा, तो नो नेसेसरी टू सी, मैं इसमें ये कवर नहीं करूँगी, अपनी उसी में ही कवर कर लेंगे। अभी आता है कंडक्ट एंड एटिकेट्स। क्या सीएस का ड्यूटी क्या है, सीएस का क्या ड्यूटी है कोर्ट की तरफ, क्लाइंट की तरफ एंड अपोनेंट की तरफ। ये मैंने बहुत जिस्ट में लिख दिया, आपके बुक में है, अपनी बुक से पढ़ते हैं तभी आपको ये समझ में आएगा। मैंने इसको बहुत शॉर्ट करके बता दिया है। अपनी ड्यूटी ऑफ कोर्ट यहाँ से पढ़ लेते हैं, ये दोनों वहाँ से पढ़ लेंगे। ड्यूटी ऑफ कोर्ट में क्या है, कैसे सीएस कोर्ट में प्रेजेंट होगा। देखो एक सीएस आया है, वो अपना प्रेजेंट कैसे करेगा केस, उसको फर्स्ट सीएस को क्या करना है, जब भी वो प्रेजेंट हुआ, सीएस का ड्यूटी है कि वो फर्स्ट आया, प्रॉपरली प्रेजेंट किया कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने, एक प्रॉपरली डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, प्रॉपर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। फिर सीएस इज बीन रिक्वायर्ड टू मेंटेन, एक प्रॉपर उसको मेंटेन करना है ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट विद अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। उसको कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए टुवर्ड्स द बाय द इलीगल और इम्प्रॉपर मीन्स, बाय द इलीगल और इम्प्रॉपर मीन्स उसको मेयर माउथ पीस नहीं होना है ऑफ दैट ऑफ द क्लाइंट, या फिर उसको खुद का जजमेंट होना है। उसको ये नहीं है कि क्लाइंट जो बोला उसको उसी का ध्यान देना है, उसको खुद का अपना जजमेंट भी देना है। फिर अगर कोई भी अगर वो कोई मेंबर हुआ एग्जीक्यूटिव कमेटी का, तो वो अपीयर नहीं करेगा कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल में। और अगर उसका वो जो सीएस और क्लाइंट है ना अपना, उसका कोई पिक्यूशनरी रिलेशनशिप हुआ, पिक्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब पैसे वाले रिलेशन हुआ, तो वो एक्ट नहीं करेगा, वो प्रेजेंट नहीं होगा कोर्ट और ट्रिब्यूनल के सामने।
फिर ड्यूटी टू क्लाइंट, ड्यूटी टू क्लाइंट क्या है, अपनी ये दोनों बुक से देखते हैं, अब इजीली समझ में आएगा। ये देखिए मैंने बुक में साइड में लिख दिया है कीवर्ड्स, आप ये सब ट्राई कर सकते हो जिससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप मैंने इसका एक एक्रोनिम बना दिया, FDI CE। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे याद रख लो, CE याद रख लो, आप कोई भी वैसे CE या EC याद रख लो, CEC जैसे आपको याद रहे वैसे याद रख लो। फिर है कि ये कंपनी सेक्रेटरी shall not ordinarily withdraw the engagement once accepted without the cause and unless until reasonable and proper notice has been given। एक बार अगर आपने क्लाइंट को नोटिस दे दिया फिर आप वो मैटर को विड्रॉ नहीं करोगे, वो आपको पूरा करना है। मतलब आप एक बार बोल दे कि हाँ मैं आपके लिए काम करूंगा क्लाइंट को, फिर मना नहीं होना चाहिए। डिस्क्लोजर, जो भी चीज़ है कंपनी सेक्रेटरी को प्रॉपरली फ्री और फुल फ्रैंक डिस्क्लोजर दे देना है क्लाइंट को, वरना वो मतलब पूरा क्लियर और क्रिस्टल रखना है थिंग को, ताकि उसको सब कुछ ध्यान में रहे कि हाँ ऐसा ऐसा केस है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर अपनी कोई चीज़ हाइड करके रखेंगे वो कोई सेंस नहीं बनेगा ना, तो बेकार का वो चीज़ को एकदम क्लियर रखो, ताकि जो भी रिलेटेड है वो पार्टीज और कोई भी इंटरेस्ट है और अबाउट द ये कॉन्ट्रोवर्सी विच इज़ बीन लाइकली टू इफेक्ट द क्लाइंट का जजमेंट, जिससे क्लाइंट की जजमेंट को इफेक्ट होगा वो इट शेल। एक और है ड्यूटी कंपनी सेक्रेटरी का, उसको डरना नहीं चाहिए, अब वो एकदम फियरलेस होना चाहिए अपन द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट, एकदम फ्री मतलब फेयर और ऑनरेबल मीन्स होना चाहिए विदाउट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज टू हिमसेल्फ और दैट ऑफ द अदर्स। उसको फियरलेसली एक्ट करना चाहिए। और ये कंपनी सेक्रेटरी शेल नॉट एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन अदर देन, कोई भी आया उसको इन्फ्लुएंस करके चला गया ऐसा नहीं, उसको कंपनी सेक्रेटरी को जो जो इंस्ट्रक्शन उसका क्लाइंट दिया है ना उसी को ही मानना है और किसी का बात नहीं मानना। फिर ड्यूटी ऑफ अपोनेंट क्या होता है, ड्यूटी ऑफ अपोनेंट में सिर्फ 2 पॉइंट्स दिया गया है। इसमें बोला गया है कि कंपनी सेक्रेटरी कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, ना सेटलमेंट कर देगा, नेगोशिएट मतलब सेटलमेंट कर देगा टर्म्स और सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी विथ एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट एक्सेप्ट थ्रू दैट एडवोकेट। वो बोला गया है कि ये ना कंपनी सेक्रेटरी ऐसे नहीं कि अपोनेंट के ये अपोनेंट जो सामने है वो टीम उसके एडवोकेट से बात कर ले और सेटल कर दे टर्म्स और कंडीशंस, ऐसे नहीं, और उसको अपना बेस्ट देना है। मतलब कंपनी सेक्रेटरी जो प्रॉमिस किया है ना वो ये उसको प्रॉपरली कैरी आउट करना है मेड टू द अपोजिट पार्टी। ऐसे नहीं कि वो अपोजिट पार्टी के बारे में कुछ भी गलत सलत बोल दी, इट्स वेरी रॉन्ग, ऐसे एकदम भी नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ ड्यूटी ऑफ कोर्ट, ड्यूटी ऑफ क्लाइंट, ड्यूटी ऑफ अपोनेंट, ये कंपनी सेक्रेटरी का ड्यूटी हुआ। इस वाले लेक्चर में मैं इतना ही रखती हूँ, और बाकी है कुछ कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर में, पर वो अगर आप खुद देखोगे हो जाएगा, मैंने मेन कवर अप कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो अपना होगा, मैं देखती हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा मैं उस पर डालती हूँ। आप लोगों को कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मेरे को बता दीजिएगा क्या क्या डाउट है। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप मेरे को बोल दीजिएगा, अगर आपको कोई एक्रोनिम या कुछ भी बनाना हो कोई रिलेटेड वो बता दीजिएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।